हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि ब्लैक बॉडी क्या होता है और साथ ही साथ आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने का जो फेरिस का एक्सपेरिमेंट था लैब में, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और साथ ही साथ लिखना बच्चों व्हाट इज ब्लैक बॉडी, और उसके बारे में देख के आइए कि आखिरकार ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही आपको इजी वे में समझ में आएगा। चलो, यदि आप नहीं देखे हो बच्चों तो आज का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलो कि आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है बच्चों, कि हमें क्रिचॉफ्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। लिखा हुआ है क्रिचॉफ्स रेडिएशन लॉ। तो सुनो होता क्या है, क्रिचॉफ्स ने क्या लॉ दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे पास दो बॉडी है, मतलब एक हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल बॉडी है और एक हमारा ब्लैक बॉडी है। तो नॉर्मल और ब्लैक दोनों बॉडी को हम एक रूम में रख डाल दिए हैं, रूम में जिसकी टेम्परेचर कुछ होगा, मान लेते हैं, देखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक रूम लेते हैं, बड़ा सा रूम है हमारे पास, देखना बच्चों रूम है, और इस रूम का जो टेम्परेचर है टी नॉट मान लेते हैं। क्या बच्चों, रूम का टेम्परेचर जो है वो टी नॉट है, कोई दिक्कत क्या। अब इसमें एक बॉडी जो है यह है, एक दूसरा बॉडी जो है यह है, दोनों सेम डायमेंशन का है। क्या बोल रहे हैं, सेम डायमेंशन का है। बोथ बॉडी इज सेम डायमेंशन, इज सेम डायमेंशन, कोई दिक्कत क्या। दोनों है, ए है, इसको मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इतना हो गया। अब हम बोल रहे हैं बच्चों कि यह हमारा क्या है, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है। इसको मानते हैं कि यह नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी, कोई दिक्कत क्या। यह जो है बच्चों सिचुएशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब बोथ जो है, बोथ आर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन सराउंडिंग, इक्विलिब्रियम इन सराउंडिंग, मतलब दोनों क्या है, सराउंडिंग के कंडीशंस में, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है ना। टेम्परेचर माने हैं रूम का टी नॉट। एक बात आप बताइए, आप यहां देखना, यदि ब्लैक बॉडी है बच्चों, ब्लैक बॉडी है तो इसका एब्जॉर्बिव पावर जो है वो कितना होता है, A इक्वल टू 1 होता है। इसका एब्जॉर्बिव पावर जो है, एब्जॉर्बिव पावर वो कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं, कोई दिक्कत क्या। एक बात बताओ, फिर से सोचो, यदि रूम टेम्परेचर रूम में रखा हुआ है तो क्या यह दोनों बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो सेम डायमेंशन का भी है ना, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो दोनों इस पे जो भी मतलब एनर्जी रेडिएट होगा, मतलब इंसिडेंट होगा, वो दोनों सेम सेम ऑब्जर्व करेगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों अलग अलग ऑब्जर्व करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो एक बात बताओ बच्चों, हम इन सब को ऐसा सोच के चल रहे हैं कि पर यूनिट टाइम की बात, एक सेकेंड में सारा जो भी हम डेटा ले रहे हैं वह पर सेकेंड ले रहे हैं, ध्यान से देखना है, इन 1 सेकेंड में बात कर रहे हैं, इन 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितना एनर्जी रेडिएट मतलब इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी इंसिडेंट, देखो एनर्जी इंसिडेंट ऑन बोथ बॉडी इज QI, QI मानते हैं। उसके बाद क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी वो कितना होगा बच्चों, QI मानते हैं।
ब्लैक बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा, क्यू आई। अब कहोगे ए कैसे, याद करो बच्चों, एब्जॉर्प्टिव पावर जो था हमारा, एब्जॉर्प्टिव पावर ए इक्वल टू क्या होता है, क्यू आई, मतलब नहीं क्यू ए अपॉन क्यू आई, यही ना। कितना हमारे, मान लो कि यह हमारा बॉडी है, इस पर जो भी एनर्जी इंसिडेंट कराई गई है उस एनर्जी का कितना एब्जॉर्ब किया, और जो इंसिडेंट एनर्जी है उसके रेशियो को ना बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। तो इन सारे चीज को बच्चों देखो, सारा चीज पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नया नया चीज है। तो ये हमारा कहानी है। अब बता कि यह क्यू आई हम क्यों लिख दिए कि क्यू आई होगा, एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से देखो तो बच्चों, क्यू ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू आई इंटू ए। ध्यान से देखें यहां से, क्यू ए इक्वल टू ए इंटू क्यू आई, और ए क्या होता है 1, किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। तो हमें ये बात लिखने में कोई परेशानी है कि हम यह क्यू आई कैसे लिखे हैं, ए वाला क्यू आई जो एनर्जी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जितना मान ले कि मैं हूं, रूम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रखा हुआ है, रूम में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है T0 मान लिए, मुझ पर जो भी एनर्जी आएगा और एक और दूसरा बॉडी है तो सेम एनर्जी आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझ पे कुछ और आ रहा है उस पे कुछ और आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इक्विलिब्रियम में है तो ये सारी कहानी माने कि एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है दोनों बॉडी पे, ब्लैक हो या नॉर्मल हो, तो क्यू आई। अब हम बोल रहे हैं कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी क्यू आई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो कैसे करेगा, तो ध्यान से देखो, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है। तो 1 होगा तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, क्यू ए अपॉन क्यू आई, मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन क्यू इंसिडेंट एनर्जी। तो एब्जॉर्ब जो है वह क्यू ए इक्वल टू ए इंटू क्यू आई होगा, और ए हमारा क्या है, ब्लैक बॉडी के लिए 1 है, तो क्यू आई लिखने में कोई परेशानी नहीं है। जस्ट सेम वे हम बोल सकते हैं बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय नॉर्मल बॉडी। तो क्या लिखोगे बोलो, तो यहां पे A इंटू क्यू आई लिखोगे। अब कहोगे A कैसे लिख दिया, देख नॉर्मल जो बॉडी जो माने है उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है, A माने, तो ए नॉर्मल बॉडी का थोड़ा 1 होता है कि यहाँ भी क्यू आई लिख दिया, ऐसा कुछ होता नहीं। तो ए इंटू क्यू आई लिखे हैं यहां से ही, यहाँ तो ये मालूम है नहीं, क्यू आई तो इंसिडेंट हो रहा है। तो ये सारी कहानी है कि एब्जॉर्प्टिव पावर जो एनर्जी एब्जॉर्ब जो करेगा नॉर्मल बॉडी वो इतना करेगा। चलो अब एनर्जी रेडिएट कितना करेगा, फिर से देखो बच्चों, एनर्जी रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी ना, ब्लैक बॉडी, तो क्या करेगा क्यू आई। अब कहोगे कि क्यू आई कैसे किया, अरे हमें बात तो बताए है ना आपको कि ब्लैक बॉडी हम किसको बोलते हैं, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएशन करना चाहिए, उसको तो ब्लैक बॉडी बोलते हैं। इसलिए बच्चों हम बोले हैं कि ब्लैक बॉडी का जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको देखो, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्यू आई क्यों लिखे, क्योंकि ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही रेडिएशन करता है। तो रेडिएशन कितना होगा ब्लैक बॉडी द्वारा, क्यू आई होगा। अब चलो आगे चलते। अब एनर्जी जो है बच्चों, एनर्जी किसका, रेडिएशन या रेडिएट ना, एनर्जी रेडिएट भी लिख सकते हैं या रेडिएशन भी लिख सकते हैं, रेडिएट बाय कितना, नॉर्मल बॉडी से कितना रेडिएशन होगा। तो नॉर्मल बॉडी से बच्चों रेडिएशन जो होने वाला है वो कितना होगा, या बच्चों हम रिलीज भी लिख सकते हैं ना, तो A इंटू क्यू आई होगा। अब कहोगे A फिर कैसे लिख दिए, अरे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, यदि जितना एब्जॉर्ब किया उतना रेडिएट नहीं करेगा
तो एनर्जी तो मतलब टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, तो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा? इक्विलिब्रियम में तो रहना है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो मेंटेन करना है ना। ऐसा नहीं है कि मान लो कि इस बॉडी में एनर्जी जितना गिरा और इतना रेडिएट या रिलीज नहीं करेगा, तो क्या इस बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर तो मेंटेन करना है ना, हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लिए हैं। तो इसलिए जितना रिलीज करे मतलब एब्जॉर्ब करेगा उतना रेडिएट भी कर देगा या रिलीज भी कर देगा, कोई दिक्कत क्या? तो इस तरह की कहानी है। इतना बच्चों स्क्रीनशॉट लो, तब आगे हम इसके बारे में फिर से और थोड़ा सा बताते हैं। हो गया? चलो मिटाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखो। हो गया? इधर भी मिटा रहे हैं ना, ये सारा चीज मिटा रहे हैं अब। चलो देखते हैं एनर्जी तो हमें क्या हुआ, कितना रेडिएट हुआ, कितना एब्जॉर्ब किया, वो सारा चीज हम निकाल चुके हैं। अब एक बात बता कि इमिसिव पावर कितना होगा ब्लैक बॉडी का ना, तो लिखते हैं बच्चों इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो इमिसिव पावर क्या लिखते हो, याद करो तो बच्चों, इमिसिव पावर मतलब E इक्वल टू, यही ना लिखा जाता है कि कितना एनर्जी रेडिएशन हुआ है, मतलब QR अपॉन A इंटू टी। याद करो यह क्या है हमारा, रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी कितना रेडिएट हुआ है। अच्छा ये हमारा क्या है बच्चों, बोलो याद करो, सरफेस एरिया है ना, ना सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, एक्सपोज एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोज एरिया। अब कहोगे एक्सपोज एरिया क्या होता है, तो बच्चों इसके लिए जाके देखिए आप वीडियो की एक्सपोज एरिया क्या है, उसके बारे में डिटेल वहां पे स्टडी किया गया है। तो बच्चों यह एक्सपोज एरिया है, एक्सपोज एरिया, और टी तो टी ही है, टाइम है हमारा। अच्छा टाइम पहले ही बताए हैं शुरू में कि टाइम ये सारा कहानी हम किस टाइम पे करते हैं, पर सेकंड पे करते हैं, 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे जो टी लेंगे वह इमिसिव पावर जो लेंगे बच्चों ब्लैक बॉडी के लिए, वो क्या लेंगे, QR अपॉन A इंटू 1। कोई दिक्कत क्या? और रेडिएशन किसके बराबर है, जितना इंसिडेंट होगा उतना ही रेडिएट करेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं QI अपॉन A। क्या हो गया? सेम वे बच्चों, सेम वे हम बोल सकते हैं कि इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी ना, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी क्या होगा, NB से डिनोट करते हैं, तो QI अपॉन A इंटू टी ना, A QI अपॉन A इंटू टी इतना होगा इस समय। तो इमिसिव पावर जो है नॉर्मल बॉडी का कितना, A इंटू QI अपॉन A इंटू टी। टी हमारा क्या है, 1 सेकेंड के लिए है, तो NB इक्वल टू क्या लिखोगे, QAI अपॉन A। रहने दीजिए, इतनी बात तो हो गई। अब लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं कि इमिसिव पावर जो है, इमिसिव पावर, पावर जो है नॉर्मल बॉडी के लिए हम E माने, क्या माने हैं बच्चों, कैपिटल E मान लिए। और इमिसिव पावर जो है, इमिसिव पावर, पावर जो है वो ब्लैक बॉडी के लिए हम E भी मान लिए हैं। कोई दिक्कत क्या? E और सफिक्स में B है ना, यहाँ पे B, इस तरह से E और B माना गया है। चलिए अच्छी बात। अब दोनों इक्वेशन से यहाँ पे देखना, फिर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे, उसके बाद देखना हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, देख देख, ब्लैक बॉडी के लिए EB इक्वल टू बोलो तो QIA अपॉन इतना, E इक्वल टू क्या लिखोगे, A इंटू QI अपॉन A। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, मतलब क्या करो, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कीजिए, क्या दिक्कत है।
पहला EB इक्वल टू हम लिख सकते हैं E अपॉन EB इक्वल टू क्या लिखोगे, Q A इंटू क्यू आई अपॉन ए इंटू ए अपॉन क्यू ए। दिस गैप मतलब E अपॉन ए इक्वल टू EB। आया कि नहीं? अच्छा, इस बात से क्या फील आया सोचो तो। मतलब जो इमिसिव पावर जो है नॉर्मल बॉडी का, वह उससे किसको डिवाइड कर रहे हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर को। एब्जॉर्प्टिव पावर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी या इमिसिव पावर और रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल टू कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। मतलब डिफरेंट बॉडी होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना एब्जॉर्ब करेगा ना बॉडी, उतना ही रेडिएट कर देगा ना। इस लॉजिक से क्या निकल के आया, ध्यान से देखिए। हम ऐसा लिख सकते हैं, अब देखना बच्चों, देखना। रेशियो है रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, या बोल सकते हैं बच्चों इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये सारी बात है। या ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे और करके लिख सकते हैं कि इक्वल होगा किसका, यहाँ पे देखो और ऐसा लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर is equal to constant ना, constant, that is ऐसा लिखो E अपॉन A इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। हम ऐसा लिख सकते हैं E1 अपॉन A1 इक्वल टू E2 अपॉन A2 इक्वल टू E3 अपॉन A3 इक्वल टू ना कांस्टेंट। कोई दिक्कत क्या? तो ये सारी कहानी है बच्चों। में ऐसा लिखा जा सकता है और इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। फिर ध्यान से सुनो थोड़ा सा, इतना तो आपको आया ना। हम क्या बोल सकते हैं कि रेशियो है इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का, और किसके बराबर है, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर का। तो यह हम कांस्टेंट भी क्यों बोले, कांस्टेंट भी बोलने का बच्चों लॉजिक है यहाँ पे। कांस्टेंट बोलने का, ब्लैक बॉडी जितना इंसिडेंट होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही रेडिएट कर जाता है। तो ये कहानी हम इससे बोल रहे हैं कि रेशियो जो है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। इतना हो गया बच्चों। चलो इसके बारे में कुछ और हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब यह रेशियो आया है और कांस्टेंट हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो गुड इमिटर जो होगा ना, या गुड एब्जॉर्बर जो होगा बॉडी, वो गुड इमिटर भी जैसा काम करेगा। मतलब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट करेगा। तभी तो आया है वो, तभी तो ब्लैक बॉडी के बराबर है। तो यहां हमारा लॉजिक क्या देता है किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ, कि गुड एब्जॉर्बर जो है वो गुड इमिटर भी होता है, और बैड एब्जॉर्बर जो है वो बैड इमिटर होता है। तो एवं इतना स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसके बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए ध्यान से देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं, नोट करके लिखना बच्चों, नोट करके, कि गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। मतलब जितना ज्यादा एंड
bad observer is bad emitter। कोई परेशानी क्या? जो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रिलीज करेगा। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं बच्चों। एक बात लिख सकते हैं कि जो बॉडी ब्लैक होगा ना या रफ बॉडी होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू शाइनिंग, मतलब चमकीला बॉडी की अपेक्षा। मान लो कि बिल्कुल एकदम स्मूथ सरफेस है हमारा, तो स्मूथ वाला जो है वो ब्लैक बॉडी हो या रफ बॉडी हो उसके कंपेयर में वो कम एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। तो यही बात लिख रहे हैं। तो गुड एब्जॉर्बर जो होगा, गुड एब्जॉर्बर ना, गुड एब्जॉर्बर्स आर जनरली ब्लैक एंड रफ सरफेसेस, मतलब रफ surfaces and shining क्या लिखोगे? शाइनिंग सरफेस इज बैड एब्जॉर्बर। क्या लिखोगे? बैड एब्जॉर्बर। कोई परेशानी क्या? ये हमारा बात है। मतलब क्या है, बोलने का क्या लॉजिक है कि जो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इमिट करेगा। जो बैड एब्जॉर्बर है तो बैड कम इमिट करेगा। यदि गुड एब्जॉर्बर है इसका मतलब फील आना चाहिए अच्छा, वो तो ब्लैक बॉडी होगा या रफ बॉडी होगा, उसका सरफेस रफ होगा। और शाइनिंग यदि है सरफेस, मतलब बिल्कुल चिकना है, स्मूथ है, तो वह हमारा बैड एब्जॉर्बर जैसा काम करता है। चलो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, आपसे मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लेने के बाद फिर ध्यान से सुनो मेरी बात। यदि हमारा एक बॉडी डल है, डल कहने का मतलब है रफ है, और एक बॉडी बिल्कुल एकदम चिकना स्मूथ है, तो एक बात बताओ कि इसकी टेम्परेचर बढ़ाओ। दोनों को आप रख दो एक जगह पे रख दिए हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एकदम बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो गया है। अब दोनों में एक बात देखना ध्यान से कि जो डल है वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यदि वो डल है और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो, और शाइनिंग वाला क्या है, वो हमारा कम एब्जॉर्ब करेगा ना। एब्जॉर्ब क्या करेगा? वो इसके कंपेयर में तो कम करेगा। तो बच्चों डल बॉडी जो है वह एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और लेस रेडिएशन करेगा। मतलब क्या है? ज्यादा एब्जॉर्ब किया और लेस रेडिएशन किया। लेकिन शाइनिंग बॉडी जो है बिल्कुल चमकीला बॉडी है, वो क्या करेगा? लेस एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा रेडिएशन करेगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं और इसको समझिए आप। बड़ा सा प्यारा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखना ध्यान से। मान लो कि यह हमारा डल है ना, डल बॉडी, और एक हमारा शाइनिंग बॉडी ना, शाइनिंग बॉडी है। अब यह जो है वो क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और लेस रेडिएशन करेगा। मतलब मोर एनर्जी एब्जॉर्ब एंड लेस रेडिएशन। यह क्या करेगा? लेस एब्जॉर्ब एंड मोर रेडिएशन। ध्यान से सुनिए, तो यह हमारा क्या किया? एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और लेस रेडिएशन कर रहा है। तो यदि टेम्परेचर हाई हो गया तो यह जो डल बॉडी जो है बच्चों, यह कैसा दिखेगा? शाइनिंग बॉडी ना, शाइनिंग करना चालू करेगा। और यह जो है एक्चुअल में वो क्या दिखेगा?
डल टाइप का दिखेगा, वो अच्छा चमकीला दिखेगा नहीं। तो ध्यान रखो बच्चों कि जो डल बॉडी है और उसकी टेम्परेचर बढ़ाइएगा और शाइनिंग बॉडी है दोनों और एक ही टेम्परेचर पर रखा हुआ है और धीरे धीरे यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डल वाला चमकीला दिखेगा और जो चमकीला है जो शाइनिंग है वह डल टाइप का दिखेगा। इसका क्या लॉजिक है कि डल वाला ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया और लेस रेडिएशन किया और यह क्या है ज्यादा एब्जॉर्ब किया मतलब लेस रेडिएशन किया और ज्यादा क्या किया रेडिएशन कर रहा है। तो कम एब्जॉर्ब ज्यादा रेडिएशन तो डल दिखेगा। तो ये सारी कहानी है हमारा ना। यदि बच्चों एक बात बताओ कि यदि टेम्परेचर हाई होने पर, नोट करके लिखना बच्चों इस बात को ध्यान से देखो कि टेम्परेचर हाई होने पे एट हाई टेम्परेचर ऐसा लिख सकते हैं एट हाई टेम्परेचर क्या लिखोगे हाई टेम्परेचर डल बॉडी एक्ट एज लाइक शाइनिंग एंड shining body act as like क्या करेगा act as like डल बॉडी मतलब डल जैसा एक्ट करेगा। कोई रॉकेट साइंस वाली बात है कि तो ये सारी कहानी है। अच्छा एक बात और थोड़ा सा सीखते हैं ना, थोड़ा और सीखो। मान लो कि टेम्परेचर हाई कर दिए तो डल बॉडी जो है वो रेडिएशन क्या करना चालू कर देता है। मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा तो डल बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी और रेडिएशन क्या कर रहा है कम कर रहा है। अब एक बात बता कि यदि टेम्परेचर बहुत हाई कर दिए और टेम्परेचर हाई कर दिए इसका मतलब क्या है कि अब डल बॉडी रेडिएशन करना चालू करेगा और रेडिएशन करना चालू करेगा तो यह शाइनिंग नहीं दिखेगा। अब कहोगे कि शाइनिंग क्यों दिखता है, तो शाइनिंग इसलिए दिखता है बच्चों कि डल बॉडी जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर काफी हाई हो गया तो रेडिएशन चालू करेगा और रेडिएशन चालू किया तो क्या होगा शाइनिंग दिखेगा। लेकिन यही हमें ब्लैक शाइनिंग बॉडी के साथ डल इसलिए दिखाई देता है कि इसमें कोई रेडिएशन ही नहीं हो रहा है और रेडिएशन नहीं होगा तो क्या होगा डल दिखाई देगा, मतलब लेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मोर रेडिएशन कर रहा है। तो शाइनिंग बॉडी में है सीगा डल बिकॉज ऐसा कर रहा है कि नो रेडिएशन इज इमिटेड बाय शाइनिंग बॉडी। नो रेडिएशन इमिट करता है एट रूम टेम्परेचर की बात हो तो ना, टेम्परेचर नहीं बोलना है बच्चों। यह क्या है हमारा शाइनिंग बॉडी जो है वो कैसा बिहेव करता है डल टाइप का और वो क्या है हमारा डल बॉडी जो है वो कैसा बिहेव करता है शाइनिंग बॉडी के जैसा। तो इस तरह का यह छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से आप पढ़ना बच्चों कि किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। इसके बारे में हम आपको बिल्कुल अच्छे से आपको बताए हैं। आई होप आपको बेटर वे में आपको समझ में आया होगा ना। आप फिर से अच्छे से देखिए। अगले क्लास में आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टीफन्स लॉ क्या होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी करना है, ऐसा नहीं है कि आज तक क्या थ्योरी थोड़ी भी पढ़े हैं कि थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट डेवलप होने के साथ साथ हम क्वेश्चन भी किए हैं। तो अगला क्लास में आप देखना मत भूलना कि और इसको देख के भी आना है कि स्टीफन्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो पढ़ाए हैं उसके बाद ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट, इन सारे चीजों को देखिए। और बच्चों एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो भी आप हीट चैप्टर जो हम बहुत इसमें लेक्चर पढ़ चुके हैं, लगभग 50, 60, 70 मतलब क्या है 55 या 56 वीडियो बन चुका है। तो अब इतना तो आपको नॉलेज हो चुका है कि आप जो हीट चैप्टर जो है कोई भी बुक उठाइए और उसको बनाने का ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट तो आप सोचोगे बहुत आ रहा है, फिजिक्स तो खूब आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा।
तो आपको क्या है, क्वेश्चन तो करना है, क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन के साथ साथ आप क्या है इसको ध्यान से देखो तो क्वेश्चन 100% बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनता है। फिजिक्स को जब अप्लाई करोगे तभी आके उसके साथ मजा आता है, आपको इंटरेस्ट आएगा कि फिजिक्स होता क्या है और फील आएगी असलियत में। तो चलो अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं फिर से कि स्टीफन्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में फिर से हम स्टडी करेंगे। तब तक क्या है, आप अपना पढ़ाई स्टडी पर ध्यान दो बच्चों। दैट्स इट।